जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम निखिल उपाध्याय है। आप मेरा चैनल निखिल उपाध्याय मीडिया देख रहे हैं। ये हमारा पार्ट 3 ऑफ द वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यू नोशन ऑफ किंगशिप, और इसके अंदर हमारा पहला टॉपिक है चीफ्स एंड किंग्स इन साउथ। अब हम बात करें कौन कौन से राजा वगैरह यहाँ पे साउथ में रहा करते थे। द न्यू किंगडम दैट एमर्ज इन द डेक्कन एंड द फर्दर्न साउथ इंक्लूडिंग द चीफडम ऑफ चोलास, चेरा, पांड्या इन तमिलकम। ठीक है। और कहा तमिलकम, द नेम ऑफ दिस एंशिएंट Tamil country, which included parts of present-day Andhra Pradesh, Kerala, in addition Tamil Nadu, provided to be stable and prosperous। अब हुआ क्या, हम यहाँ पे देखते हैं कि नए नए यहाँ पे किंग्स राजा जो है, नए नए यहाँ पे किंगडम हमें इमर्ज होते हुए देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? सदर्न हिस्से में, जो डेक्कन का हिस्सा है इंडिया का, जो डेक्कन का हिस्सा, अगर ये इंडिया है तो इसके ये वाले हिस्से में, यहाँ से गुजरात को अगर मैं काउंट करूं, ठीक है, गुजरात के नीचे वाले ये जो हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पे हमें अलग अलग जो किंगडम्स वगैरह ये सब देखने को मिले, जैसे कि चोला, चेरा और पांड्यास। ये हमें कहा मिले? तमिलकम में। तमिलकम उस टाइम पे कौन कौन सी एरियाज को कवर करता था? आंध्र प्रदेश को, केरला को, तमिलनाडु को, इन जगहों को एक साथ अगर हम काउंट करें तो इसे तमिलकम कहा जाता है। यहाँ पे चोला, चेरा, पांड्यास का राज हुआ करता था, और इन जगह पे स्टेबल, जो एक कहते हैं कि एक स्टेबल गवर्नमेंट यहाँ पे रहा करती थी, और प्रॉस्पेरस मतलब अच्छा खासा पैसा लेके बैठी हुई थी। We know that these dates from a variety of sources। अब हमें जो सोर्सेज है, कहाँ कहाँ से हमें चोला, चेरा, पांड्यास के बारे में पता चलता है। सबसे पहली चीज आती है, फॉर इंस्टेंस द अर्ली तमिल संगम टेक्स्ट। तमिल संगम टेक्स्ट कौन सी है? ये बुक्स जब जो जितने भी पोएट्स, ठीक है, बड़े बड़े लोग, ठीक है, रिच, और कह सकते हैं जो लिटरेचर के जिन्हें फील्ड में अच्छी खासी नॉलेज ग्रेस्प कर रखी थी, ठीक है, वो सारे के सारे लोग कहाँ आए थे? वो आए थे आपके साउथ में। साउथ में आने के बाद उन्होंने जो एक क्लम्स करके किताब लिखी थी, उसे हमने कहा था तमिल संगम। संगम क्या होता है? मर्जर ऑफ मेनी थॉट्स, मर्जर ऑफ मेनी थिंग्स। अगर आप अभी क्या कहते हैं, हाल फिलहाल में हमारा कुंभ मेला हुआ, तो आपने सुना है ना, संगम में आए थे, संगम में थे, क्यों? क्योंकि वहां पे दो नदियां मिली थी। वैसे तमिल संगम, क्योंकि वहां पे अलग अलग कल्चर ये सब मिलके साइड टेक्स्ट कंपोज हुआ गया था। Contains poems describing chiefs and the ways in which they acquired and distributed resources। अब इस तमिल संगम टेक्स्ट में था क्या? उसके अंदर पोम्स लिखी थी। अब पोम्स लिखने आए थे, बट उन पोम्स में कुछ बात हुई। वो क्या बात थी? वो ये थी कि जो चीफ्स और जो नए नए किंग्स आए थे, उनके बारे में कि कैसे उनने वेल्थ को एक्वायर किया, कैसे उनने वेल्थ को अपने पास रखा, कैसे उनने इन सारी वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट किया बाकी राजाओं के या फिर अपनी प्रजा के बीच में। Many chiefs and kings included the Satvahans who ruled over the part of western and central India। अब बोला गया कुछ chiefs और kings की बात की गई, जैसे कि पहला एग्जाम्पल किसका दिया गया? सातवाहन का। अगर हम आइए इसे मैप पे देखते हैं, सातवाहन अगर आप देखो, ये इंडिया का मैप, मैं अगर इसे जूम कर दूं, जूम हो रहा, ठीक है, तो अगर ये इंडिया का मैप है, अरे चेंज हो गया, ठीक है, ये इंडिया का मैप है। अब यहाँ पे आपको सातवाहन देखने को मिल रहा है। सातवाहन का राज आप गुजरात के नीचे वाले हिस्से से, ये पूरा आपको एक तरह से डेक्कन प्लेटी पूरा कवरअप हमें देखने को मिलेगा, उज्जैन से अमरावती तक, यहाँ तक ये पूरा सातवाहन का रूल है। ठीक है, आगे चलते हैं। सातवाहन रूल पार्ट ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। ठीक है, वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया बोला है। ये गुजरात का वेस्टर्न हिस्सा हो गया, ये वाला हिस्सा वेस्टर्न हिस्सा है, और ये सेंट्रल इंडिया का हो गया। तो यहाँ पे सातवाहन का रूल होता था। और एंड द शकास, अब दूसरा जो किंग्स की बात की, जो दूसरे एम्पायर, जो दूसरे चीफ्स की बात की, वो थे शकास। अब ये कहाँ रूल करते? अ पीपल ऑफ सेंट्रल एशियन ओरिजिन। ये कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से आए थे। who established kingdom in the northwestern and western part of the subcontinent, derived revenue from long distance trade। अब इनने अपना किंगडम जो था वो कहाँ स्टैब्लिश किया था? नॉर्थ वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट ऑफ सबकॉन्टिनेंट। आइए अब जब शकास का भी देख ले। शकास का ये जो आपको दिख रहा है इंडो सिंथियन किंगडम, ये है शकास का एम्पायर। ये कहाँ पे? पूरा हमें वेस्टर्न हिस्से में देखने को मिला है, नॉर्दर्न हिस्से में देखने को मिला, थोड़ा बहुत सेंट्रल, मतलब नॉर्थर्न सेंट्रल कह सकते हैं, और कंप्लीट वेस्टर्न हिस्से में हमें शकास का रूल देखने को मिल रहा है। यही चीज यहाँ पे बोली गई है। जो शकास थे सेंट्रल एशिया ओरिजिन से आए थे, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में रहते थे। नॉर्थ वेस्टर्न का है, ये रहा नॉर्थ वेस्टर्न हिस्सा, ये वाला है नॉर्थ वेस्टर्न। ठीक है, ये बात समझ में? पंजाब वगैरह ये सब का जो हिस्सा ये है नॉर्थ वेस्टर्न हिस्सा आ गया हमारा। उसके बाद कहां पे? एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ सबकॉन्टिनेंट। और इनकी जो रेवेन्यू थी, ये जो पैसे कैसे कमाते थे? ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड से कमाते थे। मतलब कि अब
इंडिया सब कॉन्टिनेंट में आने के लिए ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट था, वो था नॉर्थ वेस्टर्न। तो किसी भी राजा को या किसी भी एम्पायर को इसके अंदर आना होता था, यहाँ से अंदर एंट्री करनी होती थी, तो यहाँ पे शाकाज रूलर्स क्या करते, उनसे टैक्स वसूला करते थे कि आओ पैसे दो और एंट्री करो इंडिया में। आगे, their social origin were often obscure, but as we will see in the case of the Satvahans, once they acquired power, they attempt to claim the social status in the varieties of way. अब बोला गया है जो इनका सोशल ओरिजिन है, मतलब कहाँ से असली में आए, ये अभी भी थोड़ा डिस्कशन वाला टॉपिक है। ये हम चैप्टर 3 में जब जाएंगे ना तो और डेप्थ में पढ़ेंगे सातवाहन रूलर्स के बारे में, तो वहां पे हमें और भी सारी जो चीजें वो क्लेरिफाई होती रहेगी। बट हम एक चीज देखते कि इनने ना बार बार कोशिश की थी कि एक अच्छा खासा सोशल स्टेटस इन्हें मिल जाएगी, अच्छी खासी इनकी रिप्रेजेंटेशन हो इंडिया की हिस्ट्री में। अब वो इनने, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या क्या इनने तरीके यूज किए थे जिनसे कि इन्हें सोशल स्टेटस मिले। सातवाहन और शाकास के बारे में हम डिटेल में चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी चैप्टर 2 चलने दो। अब बोला गया डिवाइन किंग, जो हमारा पॉइंट चैप्टर ये पार्ट 4 का, लाइक पार्ट 4 मतलब ये टॉपिक 4 है ना, न्यू नोशन ऑफ किंगशिप, उसका पार्ट 2। वन मीन ऑफ क्लेमिंग हाई स्टेटस वॉज टू आइडेंटिफाई विद द वेराइटी ऑफ डाइटिस। अब बोला गया है अगर मुझे अपने आप को पावरफुल दिखाना है तो दो तरीके होते हैं, या तो मैं इतनी मेहनत करूं और पावरफुल बन जाऊं, या दूसरा क्या करूं कि मैं ना अपने आप को किसी और से कंपेयर करने लग जाऊं और मैं कहूं कि मैं सेम बंदा हूं, लाइक मैं एज मेहनत करूं और मैं कहूं कि मैं अंबानी जितनी मेहनत कर रहा हूं, या फिर मैं ये कहूं कि मैं और अंबानी सेम ही है। तो लोग मुझ पे तो अभी हंसेंगे, बट उस टाइम पे क्या होता था, लोग क्या कहते थे, जो ये किंग होते थे कहते थे कि हमने जो डाइटीज है, जो भगवान है, उनके बराबर रैंक के है। किंग कहता था अगर गॉड का लेवल, ठीक है, गॉड का लेवल ये है, ठीक है, इतना है, तो किंग का भी लेवल क्या है, सेम है। अभी लोगों को कैसे कन्विंस करते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। दिस स्ट्रेटेजी इज बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइड बाय कुशान। अब कुशान ने यही स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट की थी कि हमारा कि कुशान और गॉड, जो किंग है और गॉड है, उन दोनों का स्टेटस सेम है। कैसे? हु रूल्ड ओवर अ वास्ट किंगडम एक्सटेंडिंग फ्रॉम सेंट्रल एशियन टू नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। अब आइए हम कुशान का भी एम्पायर देख लेते हैं। कुशान का एम्पायर आपको ये देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा नीचे, हाँ चलिए आप ये देखो, पूरा हमारा ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नॉर्दर्न इंडिया, फिर हमारे थोड़ा बहुत सेंट्रल इंडिया भी देखने को मिलेगा, ठीक है, वाराणसी, मथुरा, फिर यहाँ पे कोटन, चाइना का भी काफी हिस्सा में देखने को यहाँ पे कुशान एम्पायर के अंदर देखने को मिलता था। देयर हिस्ट्री हैज बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम इंस्क्रिप्शन एंड टेक्सचुअल ट्रेडिशन। अब हमें जो कुशान्स है उनके बारे में पता कैसे चलता है, उनके बारे में हमें इंस्क्रिप्शन से पता चलता है और टेक्सचुअल ट्रेडिशन से, जो भी किताब वताब लिखी गई थी या कुछ जगह पे हमें थोड़ा बहुत लिखा हुआ मिल गया तो उनसे हमें कुशान्स के बारे में पता चलता है। द नोशन ऑफ किंगशिप दे विश टू प्रोजेक्ट आर परहैप्स बेस्ट एविडेंस इन देयर कॉइन्स एंड स्कल्पचर। जो ये नोशन है किंगशिप का, मतलब कि किंग और गॉड बराबर है, ये कैसे पता चल रहा होता है, हमें उनके कॉइन से और उनके स्कल्पचर से पता चलता होता है। क्या होता था ना कि एक तरफ ना कुशान्स क्या करते थे, एक तरफ जो सिक्के होते थे उसकी एक साइड अपनी फोटो लगा देंगे, एक साइड भगवान की फोटो लगा देंगे और कहेंगे हमारा और भगवान का जो सोशल स्टेटस है वो सेम है। थोड़ा सॉरी, मैं ना थोड़ा ये एस वर्ड जो है इसमें कई बार ना फंस जाता हूँ, तो उसके लिए थोड़ा बहुत हो। चलिए आगे चलते हैं। क्लोजल स्टैचूज of Kushan ruler have been found installed in shrine at Mart near मथुरा, उत्तर प्रदेश। अब बोला गया जो क्लोजल स्टैचूज है, स्टैचूज क्या हो गई, और वो भी क्लोजल, जैसे एक नॉर्मल इंसान की हाइट क्या है, एक मान लेते हैं ऑन एन एवरेज, ठीक है, एवरेज का मतलब मान लो 5 फीट है, ठीक है, तो जो स्टैचू होगा वो क्या होगा, वो 6 फीट या 8 फीट या 10 फीट, जो इंसान की हाइट है उससे ज्यादा का हो, उसे हम क्लोजल स्टैचूज कह देते हैं ऑफ कुशान। जो ये, और ये कहाँ पे मिले हमें, कुशान्स के जो स्टैचूज हैं ये हमें कहाँ मिले, ये हमें श्राइन से मिले, जो कि मथुरा के हमें आसपास देखने को मिलेगा। मथुरा का है उत्तर प्रदेश में। सिमिलर स्टैचूज हैव बीन फाउंड इन अ श्राइन इन अफगानिस्तान एज वेल। अब ऐसा ही हमें स्टैचूज कहाँ मिले, अफगानिस्तान में भी देखने को मिले, क्योंकि अगर आपने मैप देखा हो ध्यान से, देखो अफगानिस्तान से लेके यहाँ पे हमें मथुरा, वाराणसी, यहीं पे, तो यहां से लेके पूरा अफगानिस्तान में भी हमें स्टैचू मिला है और यहाँ पे भी उत्तर प्रदेश में मेरठ में भी हमें स्टैचूज मिले हैं। मेरठ कहता, सॉरी, मथुरा में। Some historians feel this indicates that Kushans considered themselves godlike। अब इसका मतलब क्या था, अगर आप देखोगे मंदिरों में जाते हो तो आपको ना मूर्ति मिलती है, किसकी, भगवान की, आइडल मिलती है ना, तो आप उनकी पूजा पाठ करते हो। वैसे ही जो ये स्टेचूज है ये हमें कहाँ मिले थे,
कुषाण के एम्पायर में मिले थे, अलग अलग श्राइन्स में, मतलब जो मंदिर वगैरह वहां पे भी हमें देखने को मिले थे। मतलब कि कुषाण अपने आप को भगवान की तरह माना जाते। कुषाण कंसिडर देमसेल्फ गॉड लाइक। मेनी कुषाण रूलर्स ऑल्सो एडॉप्टेड टाइटल एज देवपुत्र। काफी जो कुषाण रूलर थे उनने अपना जो टाइटल, मतलब कि एक होता है कि राजाधिराजा, ठीक है, शेषाशुरी, ठीक है, तो इनके क्या होता है, एक टाइटल दे दिया जाता है इनके नाम के आगे पीछे, ठीक है। तो उसी वजह से, उसी तरीके से कुषाण ने अपने आप को एक टाइटल दिया था, जिसका जो टाइटल का नाम क्या था, देवा पुत्रा, मतलब सन ऑफ गॉड। अब भगवान का बेटा कहते हैं कि, जिसे कहते हैं कि एक कहता है कि ये भगवान का बेटा है, तो ये भी भगवान के दर्जे या भगवान के इक्वल ही माना जाएगा। पॉसिबली इंस्पायर्ड बाय चाइनीज रूलर हु कॉल्ड देमसेल्फ सन ऑफ हेवन। अब ये जो इंस्पिरेशन ली थी, कहां से ली थी, चाइनीज रूलर से ली गई थी। चाइनीज रूलर्स अपने आप को क्या कहते हैं, सन ऑफ हेवन, मतलब कि जो हेवन है उनका बेटा कौन है, जो चाइनीज रूलर है, ठीक है। तो मतलब चोरी छुपे एक दूसरे के देख दाख के कि अच्छा इसका टाइटल अच्छा है तो मैं ये चुरा लेता हूं, तो इस टाइप का ये चीज चल रही थी। बाय द 4th century देयर वाज एविडेंस ऑफ लार्जर स्टेट्स इंक्लूडिंग गुप्ता एम्पायर। अब हम देखते हैं 4th century के आते आते हमें काफी ज्यादा बड़े बड़े एक टाइप से लार्ज स्टेट्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि गुप्ता एम्पायर। मेनी ऑफ दीज डिपेंडेंट ऑन समांतास। अब समांतास कौन है, समांतास बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हो गए, या फिर हम ये कह सकते हैं जो बहुत बड़े लैंड पे, बहुत बड़ी एग्रीकल्चर फील्ड पे जिनकी अच्छी खासी वेल्थ होती थी, ये सारे लोग हम समांतास में काउंट करते हैं। Many of these depended on Samantas, men who maintained themselves through local resources, including controls over land. अब समांतास कौन है, वो आदमी है जो क्या कहते हैं, एक अच्छी खासी लैंड रिसोर्स पे उनका दबदबा था, अच्छा खासा लैंड रिसोर्स वो मेंटेन करके रखते थे, बहुत ही बड़ी जमीन के ऊपर। दे ऑफर्ड होमेज एंड प्रोवाइड मिलिट्री सपोर्ट रूलर। अब इनका एक काम क्या था, समांतास का क्या काम था, वो जो भी राजा उन्हें बुलाते थे, राजा के लिए वो हमेशा मिलिट्री सपोर्ट लेके आते थे, कि राजा को अगर जरूरत पड़ी, राजा को अगर युद्ध में जाने हो, समांतास को बोलेगा अपने अपने सिपाही या सिपाही लेके आ जाओ, समांतास दौड़ दौड़ अपने सिपाही लेके कहा आ जाएगा, रूलर्स के सामने आ जाएगा। पावरफुल समांतास कुड ऑल्सो बिकम किंग्स। कॉन्ट्रोवर्सली वीक रूलर्स माइट फाइंड देमसेल्फ बीइंग रिड्यूस्ड टू पोजीशन ऑफ सबऑर्डिनेशन। अब हम यहाँ पे देखते हैं, जो समांतास बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती, जो बहुत ज्यादा लैंड के ऊपर और बहुत ही ज्यादा पावरफुल, बहुत बड़ी आर्मी लेके रखते थे, वो कई बार क्या होते थे, किंग को सबऑर्डिनेट समझते थे, किंग को नीचा कर देते थे और अपने आप को ऊपर करके अपने आप को किंग समझ लेते थे, और सारी बात जो सारी किंगडम में चल रहा है, मतलब किंगडम में जो भी काम हो रहा है सारा समानता संभाला करते थे। Histories of Gupta rulers have been reconstructed from literature, coins, and inscription, including prashasti, composed in praise of kings and particularly the patrons in general by poets. अब हमें गुप्ता एम्पायर के बारे में कहां से पता चला है, वो हमें पता चलता है लिटरेचर से, कॉइन से, इंस्क्रिप्शन से, दीवार में अगर कुछ इंस्क्राइब्ड किया हो उन चीजों से हमें गुप्ता एम्पायर के बारे में पता चलता है। जैसे कि प्रशस्ति क्या एक टाइप से बुक मान लो, ऐसे एक हम ये कह सकते हैं कि एक लिटरेचर की वर्क है जिसमें हमें किंग के बारे में देखने को मिलता है। इसमें क्या क्या था, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, लिटरेचर, प्रशस्ति में क्या था, राजा की प्रशंसा की गई थी, राजा को प्रेज किया गया था, ठीक है। जो कौन कहता, पोएट्स वगैरह ये सब, जो उनके राजा के लिए बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स लिखा करते थे कि राजा ने ये काम कर दिया, ऐसा काम कर दिया, राजा ने हमें जन्नत पहुंचा दी है, तो इस टाइप का हमें देखने को मिलता था, ठीक है। पेट्रेंस वही जो उनके मतलब राजा को अच्छा खासा सपोर्ट करते थे, उनके लिए भी अच्छा खासा लिखा गया था। While historians often attempt to draw factual information from such composition, those who composed and read them often treasured them as work of poetry rather than accounts that was literally true. अब बोला गया है कि जो हिस्टोरियंस है, ठीक है, आप और मैं, ये जो हिस्टोरियंस है वो क्या करेंगे, हमें एक असली की नॉलेज चाहिए होगी, हमें एक कहते हैं ठोस सबूत चाहिए होगा, तभी जाके हम किसी चीज के ऊपर अपना थप्पा लगा सकते हैं कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है। तो ये जो प्रशस्ति थी ये पोइट्री फॉर्म में लिखी जाती थी। अब पोइट्री के ऊपर कई बार क्या होता है, पोइट्री तुम इल्यूजनल भी लिखते हो, ठीक है, इमेजिनेटिव भी लिखते हो, तो उस पर कंप्लीट भरोसा हम नहीं कर सकते थे, ठीक है, हम इसे ट्रू लिटरेचर या ट्रू लिटरेरी काउंट नहीं कर सकते थे। द प्रयाग प्रशस्ति, ऑल्सो नोन एज इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, कंपोज्ड इन संस्कृत बाय हरि सेन, the court poet of Samudragupta, arguably the most powerful of Gupta Empire in a case of point। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कौन सी प्रशस्ति का, प्रयाग प्रशस्ति का, जिसे इलाहाबाद पिलर भी कहा जाता था। अब इसे लिखा किसने,
इसे लिखा था हरिसेन ने। अब हरिसेन है कौन? ये था कोर्ट पोएट, किसका? समुद्रगुप्ता का। समुद्रगुप्ता एक मतलब बहुत ही पावरफुल रूलर था गुप्ता एम्पायर का। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारा जो आता है चेंजिंग कंट्री साइड, इसके अंदर हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो है पॉपुलर प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ किंग। अब क्या था, किंग को किस तरीके से देखा जाता था, हम किंग के बारे में कैसे जानते थे, ये तो अभी हमने पढ़ा कि लिटरेचर, कॉइन्स या फिर प्रशस्ति से हम उसके बारे में जानते थे थोड़ा बहुत। बट और क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं जिसकी वजह से हम लिटरेचर किंग को जाना करते हैं? ऑब्वियसली इंस्क्रिप्शन डू नॉट प्रोवाइड ऑल द आंसर्स। अब जो इंस्क्रिप्शन है वो सारे के सारे आंसर्स तो नहीं दे पाएगा कि रूलर कैसा है, क्या करता था, तो हम और भी चीजों के ऊपर रिलाय करते हैं। इनफैक्ट ऑर्डिनरी पीपल रेयरली लेफ्ट अकाउंट ऑफ देयर थॉट्स एंड एक्सपीरियंस। अब क्या होता है, जो नॉर्मल आदमी है, देखो अब मैं हूं, आप हो, अब हम कभी भी, अगर मैं इतने मैंने हो गए 25-26 साल हो गए मेरी जिंदगी के, तो मैंने कभी भी अपने बारे में पूरे अकाउंट नहीं लिखे कि मैंने क्या आज फील किया, मतलब मेरी कोई डायरी वेरी नहीं है कि मैं ऐसा चीज लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं अगर कल एग्जिस्ट ना भी करूं तो तुम एक चीज ये चीज देखोगे कि मेरे बारे में कुछ उतना एक्सपीरियंस या उतनी कोई थॉट्स, या हम कह सकते हैं कोई मेरे बारे में कोई किताब नहीं लिखी पड़ी होगी कि निखिल ऐसे था, इस तारीख को पैदा हुआ, उसने ये किया, ऐसा किया, ये चीज नहीं मिलेगी। ये जो चीजें हैं कि कौन कब पैदा हुआ, कब मरा, उसने क्या काम किया, ये फेमस पर्सनैलिटीज के बारे में देखने को मिलेगा, बहुत बड़े बड़े लोगों के बारे में देखने को मिलेगा। तो यही चीज बोली गई है, इनफैक्ट ऑर्डिनरी पीपल रियरली लेफ्ट अकाउंट। ऑर्डिनरी जो लोग हैं वो बहुत ही कम या फिर बहुत ना मात्रा का उनके बारे में हमें पता चलता है। नेवरदलेस हिस्टोरियंस हैव ट्राइड टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स बाय एग्जामिनिंग स्टोरीज कंटेनिंग एंथोलॉजीज सच एज जकार्ता एंड पंचतत्व। अब जो हिस्टोरियंस हैं उन्हें उस टाइम के जो लोग थे, उस टाइम की जो पॉपुलेशन थी, उनके बारे में भी तो जानना चाहिए ना, कि वो जो पॉपुलेशन है कैसे रह रही थी, कैसे जी रही थी। हम पोम्स के भरोसे तो नहीं जी सकते, क्योंकि वो सारी सारी चीजें तो राजा ने लिखवाई थी, है ना। कोई नॉर्मल सिविलाइज्ड या फिर कह सकते हैं एक नॉर्मल जो सिटीजन है वो तो ये चीज नहीं लिखवाएगा, इंस्क्रिप्शन वगैरह ये राजा ही लिखवा सकता है। तो हम नॉर्मल जो सिटीजन्स है, ठीक है, उनके बारे में कैसे जान सकते हैं? उनके बारे में हम जानेंगे जटाकास, पंचतत्व जो स्टोरीज है, इनसे हम वहां के जो सिटीजन है उनके बारे में जाना करते थे। ठीक है, अब अगर आपने कई सारी कहानियां होती है, देखो जैसे पंचतत्व है, जकार्ता है, तो ये सारी कई कहानियां होती थी, पहले ओरली बोली जाती, फिर इन्हें बाद में लिखना शुरू कर दिया गया था। Many of these stories probably originated as popular oral tales that were later committed to writing. अब पुराने टाइम में क्या था, इन स्टोरीज को सिर्फ बोला जाता, बाद में इन्हें लिखना शुरू कर दिया गया था। The Jatakas were written in the Pali around the middle of the first millennium century. अब जो जटाका थी कब लिखी गई थी? ये फर्स्ट मिलेनियम सीई में लिखी गई थी। और कौन सी लैंग्वेज है? पाली लैंग्वेज। अब पाली लैंग्वेज की अगर आप यहाँ पे देखो, आपको ये इंस्क्रिप्शन देखने को मिला है, ये क्या है? ये पाली लैंग्वेज में है, लिखा हुआ है। तो इस लैंग्वेज में जटाका जो स्टोरी थी वो लिखी गई थी। वन स्टोरी नोन एज गंदा तिंदु जटाका। अब एक स्टोरी का नाम था गंदा तिंदु जटाका। डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ विक्ट्री। एक राजा के बारे में बताई गई थी, कहते हैं ना, क्या कहते हैं, एक उसके बुरे टाइम के बारे में या एक उसके बुरे फेस के बारे में, या तो उस राजा के बारे में बताया गया था। दीज इंक्लूड एल्डर वुमेन्स, मेन, कल्टिवेटर्स, हर्डर्स, विलेजर बॉयज एंड इवन एनिमल्स। अब इस स्टोरी में कौन कौन से आ गए? एक बूढ़ी औरत आ गई, ठीक है, एक आदमी आ गया, एक कल्टिवेटर हो गया, एक हर्डर हो गया, एक विलेज का बॉय हो गया, एक जानवर हो गया। ठीक है, तो ये सारी जो कैरेक्टर्स है हमें इस स्टोरी में देखने को मिलते हैं। When the king went in disguise to find out what his subjects thought about him, each of them cursed him for their miseries. अब क्या था, राजा ने सोचा कि यार देखो मेरी प्रजा इतनी अच्छी है, लोग मेरी इतनी तारीफ करते हैं, चलो मैं एक बार जाके देखता हूँ, क्या पता है मेरे सामने मेरी कम तारीफ करे। मैं ना अपने आप को छुपा लेता हूँ और ना जाके प्रजा के बीच में जाके देखता हूँ जो मेरे लोग हैं, जो मेरे चाहने वाले मेरे बारे में क्या सोचते हैं। पर जब वो गया, जब वो एक डिस्गाइज बन के, मतलब छुपा के गया, ठीक है, अपनी आइडेंटिटी छुपा के, तो उसने देखा जितने भी लोग थे, ईच वन ऑफ देम कर्स्ड हिम, सबके सब कहते कि मर जाए, ये क्या कर रहा है, इतना बुरी हालत कर रखी है हमारी। तो मतलब उनके सामने, राजा के सामने तो बहुत अच्छी अच्छी तारीफ कर रहे थे, बट राजा के पीठ पीछे बहुत ही बुराई करते कि हमारी इतनी गंदी हालत जो है राजा की वजह से ही है। कंप्लेनिंग दैट दे वर अटैक्ड बाय रॉबर्स एट नाइट एंड बाय टैक्स कलेक्टर्स ड्यूरिंग द डे। कह रहे थे वो जो गांव वाले, वो कहते कि देखो हमें रात को कौन अटैक करता था? जो चोर डकैत है आते थे, रात को हमें लूट के जाते रहते, और सुबह में
सुबह में जो टैक्स कलेक्टर्स है वो आते थे और हमें लूट के चले जाते, हम ना तो जीना ना जीना एक ही बराबर है। टू escape फ्रॉम दिस सिचुएशन पीपल abandoned देयर विलेज एंड वेंट टू लिव इन द फॉरेस्ट। अब इस सिचुएशन से बचने के लिए लोग क्या कर रहे थे, अपनी जो ये जो गांव है इसे छोड़ के कहाँ भाग रहे थे, फॉरेस्ट में जा रहे थे। अगर आपको क्लास 11th का याद है, क्लास 11th में भी कुछ इसी टाइप की सिचुएशन हुई थी, बट एज अ वर्ल्ड स्केल पे, नॉट इन इंडिया। ठीक है, हमें अभी क्योंकि इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में बात करें। And this story indicates the relation between a king and the subject, especially the rural population, could not often be strained. Kings frequently tried to fill their coffers by demanding high tax, and peasants particularly found such demands oppressive. अब कहते हैं जो स्टोरीज होती थी वो किसके, राजा और उसके रूलर, राजा और उसके सब्जेक्ट्स, मतलब कि राजा और उसकी प्रजा के बारे में बताया करती थी। बट हमें ये चीज पता चली इन स्टोरी से, ये चीज क्लेरिफाई हुई है कि जो राजा और प्रजा का जो रिलेशनशिप इंस्क्रिप्शंस बुक्स में हमें देखने को मिला वैसा नहीं हुआ करता था। हमेशा प्रजा जो थी राजा से थोड़ी उखड़ी उखड़ी रहा करती थी, मतलब उसके अगेंस्ट हमेशा रहा करती थी। किंग्स फ्रीक्वेंटली, अब इसमें बता रहे कि जो राजा है वो क्या करता था, अपनी जो कॉफर्स भरने के लिए, अपने जो खजाना पेटी भरने के लिए क्या करता, हाई डिमांड्स, हाई टैक्स रेट रखा करता था, जिसकी वजह से जो पीजेंट क्लास है वो क्या कहती, मतलब अपने आप को दबा हुआ महसूस किया करती थी। Escaping into forest remained an option, as reflected in जटाका स्टोरी। जो जटाका स्टोरी में बताया कि फॉरेस्ट में भाग जाते थे, ये हमेशा एक ऑप्शन रहा था उनके लिए। Meanwhile, other strategies, पहला ऑप्शन तो ये था फॉरेस्ट भाग जाओ, दूसरा ऑप्शन क्या था, other strategy aimed at increasing production to meet growing demands for high tax and came to be adopted। अब दूसरी स्ट्रेटेजी ये थी कि वो क्या करें, एक तो पहली तो ये थी जंगलों में भाग जाओ, दूसरी अपनी जो प्रोडक्शन है उसे इतना बढ़ा लो कि वो जो टैक्स मांग रहे हो हम उस टैक्स को देने के लिए कैपेबल हो जाए और हम कुछ प्रॉफिट भी कमा ले। अब हम इसमें ये पढ़ेंगे क्या क्या मेथड यूज किए गए थे उन्हें अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। वन सच स्ट्रेटजी वाज द शिफ्ट ऑफ प्लॉग एग्रीकल्चर विच स्प्रेड इन फर्टाइल एलुवियल रिवर्स वैली सच एज दोज ऑफ गंगा एंड कावेरी फ्रॉम 6th सेंचुरी BC। अब बोला गया है कि हमें ना थोड़ा बहुत, पहले क्या था लकड़ी के प्लॉग यूज किया जाते, अब धीरे धीरे करके क्या लगे आयरन टिप प्लॉग भी यूज होने लगे थे, जिसके से मिट्टी क्या हो अच्छे से डिग हो। जब मिट्टी अच्छे से नीचे से खोदी जाती है ना, तो उसके बाद क्या होता है, वो जो नीचे वाली लेयर है उसे ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, ऊपर वाली लेयर के पास एडिक्वेट ऑक्सीजन होता है, वो नीचे जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि और जो सॉइल है वो और फर्टाइल होती है और प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। गंगा वैली या फिर हम कह सकते हैं कावेरी वैली, इन सब जगह पे भी प्रोडक्शन जो था इंक्रीज किया गया था। The iron tipped plowshare was used to turn the alluvial soil in area which had high rainfall। वही चीज की आयरन टिप प्लॉग को क्या कहता है, एलुवियल सॉइल्स में, इंडिया में अबंडेंट सॉइल जो मिलता है वो होता है एलुवियल सॉइल, सबसे ज्यादा एलुवियल सॉइल मिलता है। तो उन्हें क्या करने के लिए, अच्छे से खोदने के लिए, उन्हें अच्छे से ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए आयरन टिप प्लॉग का यूज किया जाता था। Moreover, in some part of Ganga Valley, production of paddy was dramatically increased by introduction of transplantation, although this meant breaking work for the producers। अब बोला गया है कि जो गंगा वैली है, ठीक है, जहां से गंगा नदी बहती हुई जाती है, वहां पे हम देखते हैं जो पैडी क्रॉप्स है, मान लो एग्जाम्पल के लिए राइस, उसमें ना राइस के प्रोडक्शन में एकदम से इंक्रीज देखने को मिला। अब ये कैसे हुआ, ये तब हुआ जब एक हमने चीज इंट्रोड्यूस की, वो क्या थी, ट्रांसप्लांटेशन। अब ट्रांसप्लांटेशन क्या है, देखो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे सीड अपरूटिंग हो रहा है। क्या होता है, जहां पे पानी ज्यादा है वहां पे ना हम चावल की ना, गेहूं को ना एक जगह पे गाड़ देते हैं, ठीक है, उनकी जो सीड्स को गाड़ देते हैं, और जब उनकी जो फसल थोड़ी बहुत उग जाती है, थोड़ा बहुत जब गेहूं वो जो चावल होता है वो क्या हो ऐसे उगने लग जाए, तो उसे हम उखाड़ देते हैं। अब उखाड़ने के बाद क्या करते हैं, जिस जगह पे हमें उगाना है वहां पे हम पानी से उसे भर देंगे। अब पानी से भरने के बाद उस पर थोड़ा बहुत इरिगेशन ये सब किया जाता है। जब ये चीज अच्छे से हो जाए, ठीक है, उनके अंदर थोड़ा बहुत हमने फर्टिलिटी ये सब डाल दिया। अब ये जो फेंका जा रहा है, आप देखोगे ये आदमी है उठा के क्या कर रहा है, इन चावल के जो कट्टे हैं, मतलब चावल का जो स्टैक है, इसे दूर दूर फेंक रहा है। अब फेंकने के बाद क्या होता है, औरतें उन या फिर मेल जो होता है इन स्टैक्स को उठाएंगे और एक एक करके एक एक दाना जो होता है चावल का वो उस मिट्टी में डालते रहते हैं। यहाँ पे देखो, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, उसे मिट्टी के अंदर दबा रहे हैं। अब आप देखो कंटिन्यूस इतनी देर तक बेंड है, ठीक है, इतनी देर तक वो काम करे, सारे सारे देख रहे हो कितनी देर तक बेंड है। अब पूरे इस फील्ड में हमें चावल के दाने लगाने हैं, तो क्या होगा, इससे कमर टूटेगी कि नहीं टूटेगी। अब आप खुद देखना, आप 3 से 4 घंटे ना ऐसे बेंड रहना, ठीक है, आप खुद उठोगे, आपको लोग यार कितनी कमर टूटने लगी मेरी। तो वही चीज बोली गई
ट्रांसप्लांटेशन तो आया, ठीक है, अच्छा हुआ, बट इसकी वजह से क्या हुआ, बैक ब्रेकिंग हमें देखने को मिलती, मतलब कि उनकी कमर में दर्द वगैरह ये सब पूरे टाइम देखने को मिलता था। While iron plowshare led to a growth in agriculture productivity, its use was restricted to certain parts of subcontinent. अब बोला गया आयरन प्लगशेयर जो है उसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी, बट इसका जो इस्तेमाल था वो सिर्फ कुछ ही हिस्सों में होता था सब कॉन्टिनेंट के अंदर। Cultivators in the area which were semi-arid such as part of Punjab and Rajasthan did not adopt it till the 20th century. अब हम देखते हैं कि पंजाब, राजस्थान, इन सब इलाकों में जो ये हमें क्या बोलने आता है, ट्रांसप्लांटेशन है, इसका इस्तेमाल होता हुआ, या फिर आयरन जो टिप है इसका इस्तेमाल होता हुआ हमें बहुत कम देखने को मिला था। यहाँ पे लोग अभी भी क्या इस्तेमाल करते थे, लोग यहाँ पे अभी लिखा होगा ना, हाँ आएगा, and those living in hilly traces in the northeastern and central part of the subcontinent practice hoe agriculture which was much better suited in the trade. अब यहाँ पे लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, हो एग्रीकल्चर। हो एग्रीकल्चर क्या है, इस टाइप का जो मान लो फावड़ा है, फावड़े से खुदाई होती थी और वहां पे बीज डाल जाते, उन्हें पानी से सींचा जाता, मतलब इस टाइप पे हम ये मान सकते ट्रांसप्लांटेशन यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलती थी। तो इन जगह पे हो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होती थी, मतलब हो एग्रीकल्चर यहाँ पे किया जाता था। Another strategy adopted to increase agriculture. अब देखो यहाँ पे सबसे पहली स्ट्रेटेजी क्या यूज हुई थी कि जो फर्टाइल एरिया है उसे बढ़ाओ, दूसरा आयरन टिप को यूज करो, तीसरा क्या था, जो ट्रांसप्लांटेशन है उसे यूज करो, चौथा क्या था, हो एग्रीकल्चर, जो कि मैंने आपको बताया हो एग्रीकल्चर क्या होता है। अब यहाँ पे हमें पांचवी स्ट्रेटेजी देखने को मिलती है। अब देखो 5 नंबर का क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया, ऐसे ही होता है। Another strategy adopted to increase agriculture production was the use of irrigation. अब पांचवा क्या है, इरिगेशन, मतलब पानी देना, ठीक है, थ्रू वेल्स, टैंक्स, लेस कॉमनली कैनल्स। अब जो पानी है फील्ड में कैसे पहुंचेगा, कुएं से निकाल के, टैंक्स में जो पानी भरा है उन्हें ड्रेन करके, ठीक है, लेस कॉमनली कैनल्स, जो छोटे छोटे कैनल्स बनाए जाते थे ना एग्रीकल्चर फील्ड के, मतलब मान लो ये एग्रीकल्चर फील्ड है, कहाँ गया मार्कर का है ये एक एग्रीकल्चर फील्ड है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब मान लो यहां से कोई नदी बह रही है, ठीक है, नदी बह रही है, अब क्या होगा, थोड़ा बहुत ना चैनल बीच में ड्राइव कर दिया तो नदी अब इधर से ऐसे बहती जाएगी, अब इधर भी बह रही है, इधर भी बह रही है और इधर भी बह रही है, छोटे मोटे चैनल्स बना दिए गए जिससे क्या हो, रिवर का जो वाटर है वो इन खेतों में, खेत ए बी सी डी, इन चारों में पहुंचे, ये चीज हमें कैनल्स कहलाती है। Communities as well as individual organize the construction of irrigation work. Later, usually powerful men including kings often recorded such activities in inscription. अब हम देखते हैं जो कैनल्स बनना है, टैंक्स बनना है, वेल्स बनना है, ये क्या होती है, पहले कम्युनिटीज अपने साथ इकट्ठा बनाती थी, 4-5 लोग आ गए, उनने क्या किया, एक साथ आए, उनने एक कुआं खुदवाया, उसमें पानी वानी भरवाया जो भी है, और उसे एक साथ यूज किया करते थे। कई बार हम देखते हैं कि कुछ इंडिविजुअल लोग जो थे वो भी ये काम करते, जिनके पास अच्छी खासी वेल्थ होगी वो खुद अपना कुआं बना लेगा, क्यों किसी और को शेयरिंग मिले, वो कहेगा मैं अकेले खोदूंगा कुआं, अकेले उस पानी को यूज करूंगा अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए। ये बात समझ में आई। पावरफुल मैन इंक्लूडिंग किंग ऑफ्टन रिकॉर्डेड सच एक्टिविटीज इन इंस्क्रिप्शन। अब जैसे कि राजा वगैरह है, ठीक है, और भी बड़े बड़े जो लोग हैं वो क्या करते थे, इन चीजों को, ये जो एक्टिविटीज हो रही है, एक्टिविटीज कौन सी है, जो इरिगेशन, ये सारी जो एक्टिविटीज हो रही है, इन्हें अपने इंस्क्रिप्शन में लिखा करते थे कि कैसे हो रहा है, किस वजह से जो किंगडम है वो इतना प्रॉस्पर हो रहा है, इन वजह से हो रहा है, तो ये सारे हमें इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए, डिफरेंस इन रूरल सोसाइटीज वाइल देयर। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर आपने रोमन एम्पायर पढ़ा था, ठीक है, मेरी वीडियो देखी तो उसमें हमने एक ट्रायंगल बनाया था, मैंने आपको समझाया था, सबसे ऊपर प्रीस्ट होते थे, फिर उसके बाद आपके नोबलमैन होते थे, फिर पीजेंट्स होते थे, तो कुछ इस टाइप का भी हमें इंडिया में सोसाइटी देखने को मिलेगी। While these technologies often led to an increase in production, the benefits were uneven. जो टेक्नोलॉजीज बढ़ रही थी, यहाँ पे हमें प्रोडक्शन जो था बढ़ रहा था, बट इसका जो बेनिफिट था वो सिर्फ कुछ ही लोगों को देखने को मिला था, हर किसी को इसका बेनिफिट या हर किसी को टेक्नोलॉजी का फायदा उठाने को नहीं मिला था। What is evident is that there was growing differentiations among people engaged in agriculture. Stories, especially within the Buddhist tradition, refer to landless laborers, स्मॉल पेजेंट्स एज वेल एज लार्ज लैंड होल्डर्स। अब हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि हमें ना एक एविडेंस मिलता है कि ना यहाँ पे एक टाइप से ना बहुत ही अलग भेदभाव, या हम कह सकते हैं डिफरेंशिएशन हमें लोगों के बीच में देखने को
मिलता था। अब ये स्टोरीज से हमें देखने को मिलता था, ठीक है। कौन सी? बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में जो बता रखी थी कि जो लेबर थे वो 3 हिस्सों में डिवाइड थे। पहले लैंडलेस, जिनके पास कुछ भी नहीं था, ठीक है, वो दूसरे की फील्ड पे जाके काम करते थे। दूसरा क्या था? स्मॉल पीपल, जिनके पास थोड़ी बहुत खुद की भी जमीन थी और दूसरों के ऊपर भी, दूसरे की फील्ड पे भी जाके काम किया करते थे। और तीसरी होती थी लार्ज लैंड होल्डर, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है और दूसरों को हायर करते हैं कि वो आके हमारी जमीन पे काम करे। इस टाइप का डिफरेंशिएशन भी हमें देखने को मिलता है। The term Gahapati was often used in Pali text to designate the second and third category. जो गहापति है वो सेकेंड और थर्ड कैटेगरी वाले जो लैंड होल्डर्स है, जो पीजेंट्स है, उन्हें डेजिग्नेट करने को लाए। सेकेंड और थर्ड कौन से? ये स्मॉल पीजेंट्स और लार्ज लैंड होल्डर्स को क्या कहा जाता? गहापति कहा जाता था पाली टेक्स्ट में। The large landholders as well as the village headmen emerge as powerful figures and often exercise control over the cultivators. जो हम देखते हैं जो बड़े बड़े लैंड होल्डर्स है जिनके पास बहुत बड़ी जमीन है, या जो विलेज का जो हेडमैन है, एक टाइप से आज के टाइम पे क्या होता है, सरपंच होता है ना विलेज का सबसे टॉप। तो वैसे ही मान गया है कि उस टाइम पे जो विलेज का हेडमैन होता था, जो बड़े बड़े लैंड होल्डर्स होते, वो क्या कहते हैं, अपनी अच्छी खासी पावरफुल या अच्छी खासी एक ग्रिप सोसाइटी में बना के रखते थे कि कोई भी उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता। एंड ऑफ्टन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर अदर्स कल्टिवेटर्स, कि और दूसरे क्या उगाएंगे ये भी कौन डिसाइड करता था? ये विलेज हेडमैन या फिर बड़े बड़े लैंड ओनर्स डिसाइड करते थे। अर्ली तमिल लिटरेचर also mention different category of people living in the village: large landowners or villars, plowmen और उझावार्स एंड स्लेव्स एंड अदिमाई। अब हम ये चीज देखते हैं कि जो तमिल लिटरेचर है उसमें भी हम अलग अलग टाइप के लोग देखने को मिलते हैं। अलग अलग टाइप के लोग मतलब कि अलग अलग डिफरेंशिएशन के लोग, सोशल कैटेगरी में जिन्हें डिवाइड किया गया था। पहले कौन थे? लैंड ओनर्स, जिनके पास अच्छी खासी जमीन हुआ करती, जिन्हें हम विल्लालार भी कहते हैं। दूसरे कौन थे? प्लॉगमैन, जो खेती बाड़ी करते थे, ठीक है, जिन्हें हम उजवार भी कहा जाते हैं। तीसरे कौन थे? स्लेव्स थे, जो जिन्हें हम आदिमाई भी कहते हैं। तो इस टाइप की हमें कैटेगरी देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं, ठीक है, ट्राइंगल में सबसे ऊपर कौन आते हैं? हमारे लैंड ओनर्स, ठीक है। दूसरी कैटेगरी में कौन आते हैं? हमारे प्लॉगमैन। तीसरी कैटेगरी में कौन आते हैं? हमारे स्लेव्स। तो सबसे अच्छी कंडीशन किसी होगी? लैंड ओनर की सबसे बेकार कंडीशन स्लेव्स की हमें देखने को मिलेगी। It is likely that these differentiation were based on differential access to land, labor and often some of the new technologies. अब ये जो डिफरेंशिएशन था कि लैंड ओनर्स कौन होंगे, प्लगमैन कौन होंगे, स्लेव्स कौन होंगे, ये किस बेसिस पे होता था? कि उनके पास कितनी जमीन है, कितनी उनके पास टेक्नोलॉजीज है, कितनी उन टेक्नोलॉजीज का यूज कर सकते हैं और कैसे अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। इस बेसिस पे क्या होता है? उन्हें इन 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता था। In such a situation, question of control over land must have become crucial as these were often discussed in legal text. अब क्या होता है? इन सारी सिचुएशन में हम एक चीज देखते हैं कि किसके पास कितना जमीन रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ कंट्रोल ओवर लैंड मस्ट हैव बिकम क्रूशियल, कि किसके पास कितनी जमीन रहनी चाहिए, थोड़ी बहुत जमीन इन्हें मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। तो हम ये सारी जो चीजें ना, ये सारी ना डिस्कस करने वाली चीज थी। ये हमें भी किताबों में देखने को मिली थी कि किसने क्या कहा कि इतनी ज्यादा जमीन एक आदमी के पास होनी सही है, नहीं है, या फिर हमें भी जमीन बांट देनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ देखने को मिलेगी? लीगल टेक्स्ट में देखने को मिलेगी, डिस्कस हुई, जो लोगों ने आपस में डिस्कस किया था। 5.4 लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूल एलिट्स। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो लोग हैं, जो किंग्स है, वो क्या कहते हैं? अपने जो चाहने वाले थे उन्हें लैंड ग्रांट्स दिया करते थे, मतलब जमीन दान में दिया करते थे। फ्रॉम द अर्ली सेंचुरी ऑफ द कॉमन एरा वी फाइंड ग्रांट्स ऑफ लैंड बीइंग मेड, मेनी ऑफ विच वर रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शन। अब जो ये लैंड का जो ग्रांट होता था, मतलब कि जो दान हुआ जाता, इन्हें इंस्क्रिप्शन में भी लिखा जाता था। Some of these inscription were on stone, but most were on the copper plate. जो इंस्क्रिप्शन होते थे वो कहाँ होते थे? ये स्टोन में इंस्क्राइब्ड होते थे या फिर कॉपर पे लिखे जाते थे, which were probably given as a record for transactions to those who received the land. एक टाइप से जो कॉपर प्लेट में लिखे जाती है, ये क्या होगी? रिसीप्ट होगी, ठीक है। किसने किससे जमीन खरीदी, कब खरीदे, किस तारीख को खरीदे, कितने रुपए में खरीदे। तो एक टाइप से मान लो कॉपर प्लेट क्या होगी? आपकी रिसिप्ट होगी। कहीं पे भी आप खाना खाने जाते हो तो क्या होता है? आपको एक रिसिप्ट मिलती है, घर का खाना छोड़ के बाहर का, अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो, ठीक है, आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह में गए तो आपको एक रिसिप्ट मिलती है कि आपने ये खाया, इतने का बिल पड़ा है। तो सेम कॉपर प्लेट, वो तो आपको कागज पे मिल गया, ये आपको किस पे मिलेगा? कॉपर प्लेट पे देखने को मिलेगा। The records that have survived are generally
अबाउट ग्रांट्स ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और टू ब्राह्मण्स। अब जो ये जमीनें मिलती थी वो किन्हें दी जाती, ब्राह्मण्स को दी जाती। मोस्टली क्या था, रिलीजियस पर्पस के लिए दिया जाता। राजा कहता कि मुझे, अब देखो ये किंग है, ठीक है, ये किंग है। अब इसके जो रीजन है ना, इस यहाँ पे ए बी सी डी, अब क्या हो रहा है, ये 4 रिलीजन इसके जो कंट्री में है वो क्या है, बहुत ही पॉपुलर है। सबसे पॉपुलर है ए। अब अगर मान लो 100 में 60% जो लोग हैं वो ए है, बी क्या हो गया 20%, 80 हो गए, सी क्या हो गया 15% और डी क्या हो गया 5%। तो राजा क्या करेगा, और सबसे अच्छी बात है राजा अपने 60% वालों के पहले तो ट्रस्ट अडॉप्ट करेगा। तो ए को ना ज्यादा बड़ी जमीन, ज्यादा लैंड, ज्यादा उन्हें जो एडवांटेज मिला करता था। बी को उससे थोड़ा सा कम, मान लो इसे बी को उससे थोड़ा सा कम, सी को और कम, और डी को बहुत ही कम मिलता था। ठीक है, तो हम ये चीज हमें देखने को मिलती थी इस टाइम पे। Most inscriptions were in Sanskrit. In some cases, and especially from the 7th century onwards, past parts of the inscription was in Sanskrit while the rest was in local language. हम एक चीज देखते हैं, ये inscriptions थे ये किस लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं, हमें संस्कृत लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं। बट 7th सेंचुरी के आते आते ये जो inscriptions थे वो सिर्फ और सिर्फ हमें संस्कृत भाषा में नहीं देखने को मिलते थे, ये हमें लोकल लैंग्वेजेस में भी देखने को मिलते थे, जैसे तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में भी देखने को मिलता था। लुक एट वन सच इंस्क्रिप्शन। अब हमने एक एग्जाम्पल लिया एक इंस्क्रिप्शन का, उसमें किसका एग्जाम्पल दे रखा है, प्रभावती गुप्ता का। वो द डॉटर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर इन द अर्ली इंडियन हिस्ट्री, चंद्रगुप्ता टू। प्रभावती गुप्ता किसकी बेटी थी, चंद्रगुप्ता टू की बेटी थी। शी वॉज मैरिड इन टू अनदर इंपॉर्टेंट रूलिंग फैमिली, दैट ऑफ द बकाटास, हु वर पावरफुल इन द डेक्कन्स। अब जो चंद्रगुप्ता टू था इसने अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता की शादी किससे की, वटाका रूलर से की थी। वटाका रूलर का भी एक बार आप एम्पायर देख लो, ये देखो वटाका रूलर आपको देखने को मिला, ये जो ब्लू वाला हिस्सा है, ठीक है, ये बैंगनी सा जो ये क्या है, वटाका का हिस्सा है। तो इस के राजा से किसकी शादी करवाई गई थी, प्रभावती गुप्ता की शादी करवाई गई थी। अकॉर्डिंग टू संस्कृत लीगल टेक्स्ट, वुमेन वर नॉट सपोज टू हैव इंडिपेंडेंट एक्सेस टू रिसोर्सेज सच एज लैंड। अब बोला गया संस्कृत लीगल टेक्स्ट के हिसाब से जो विमेन्स है उनके पास अपनी जमीन रखने का कोई भी हक नहीं था। हाउएवर द इंस्क्रिप्शन इंडिकेटेड प्रभावती हैड एक्सेस टू लैंड विच शी हैड ग्रांटेड। बट उसमें हम एक चीज और देखते हैं कि जो हाउएवर द इंस्क्रिप्शन इंडिकेट्स, जो इंस्क्रिप्शन ये बताते हैं कि जो प्रभावती है उसे जो ये लैंड मिली थी, उसने के पास जो लैंड थी विच शी हैड ग्रांटेड, शी देन ग्रांटेड, मतलब उनके पास जो जमीन थी वो क्या थी, उनने वो बाद में ग्रांट कर दी गई थी, मतलब उनने जो जमीन थी वो किसी और को दान में दे दिया था। ऐसा हमें संस्कृत लीगल टेक्स्ट में देखने को मिलता है। दिस मे हैव बीन बिकॉज शी वॉज क्वीन। अब बोला गया ये जो एक्सेप्शन निकाला गया, ठीक है, ये जो हम आपने संस्कृत में बताया कि जो फीमेल्स है उनके पास जमीन का कोई हक नहीं है, बट प्रभावती गुप्ता को तो मिल गया। ये बोला गया इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि वो एक रानी थी, इस वजह से उन्हें जमीन रखने का हक मिल गया। एंड हर सिचुएशन वॉज देयरफॉर एक्सेप्शनल। वो रानी थी इसी वजह से उनका जो सीन था वो क्या था, एक्सेप्शन था, मतलब एक टाइप से मान लो वीआईपी एंट्री होगी, ठीक है। तो यहाँ पे रानी आई, उन्होंने कहा मैं तो रानी हूं, मैं तो अपनी जमीन अपने पास रखूंगी ही रखूंगी। It was also possible that the provisions of legal text were not uniformly implemented. अब दूसरा क्या हो सकता था, पहला ये कि रानी हो सकती, दूसरा क्या था कि जो कानून बनाए गए थे, जो लीगल टेक्स्ट बनाए गए थे कि जो फीमेल है वो लैंड नहीं ओन कर सकती है, लैंड नहीं रख सकती है, ये हर जगह पे सेम इंप्लीमेंट नहीं होगा। इसी वजह से हम देखते हैं कि जो रानी है प्रभावती गुप्ता उसने अच्छी खासी ग्रिप बना, मतलब अच्छी खासी जमीन लेके बैठी हुई थी, बाद में वो ग्रांट कर दिया था। This inscription also gave us an idea about the rural population. These include Brahmins and peasants, as well as others who were expected to provide a range of produce to the king or hit the representative. देखो वीडियो ना थोड़ी सी लंबी हो रही है, मैं इसलिए चाह रहा हूँ ना कि देखो कि ये यहाँ पे खत्म हो जाएगी, फिर मैं जो 6th टॉपिक है ये अगली वीडियो से शुरू कर दूँ। इस वजह से थोड़ी वीडियो है थोड़ी लंबी होती जा रही है, बट जिसको नोट्स चाहिए होंगे मेरे, ठीक है, नोट्स जो है आपको मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है, मैं व्हाट्सएप पे भी आपको ये जो नोट्स है प्रोवाइड कर दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे कोई क्वेरी है उससे पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे कोई क्वेरी है तो मतलब मैं टेलीग्राम तो ग्रुप का लिंक डाला हुआ है, बट आप मुझे व्हाट्सएप पे मोस्ट प्रॉब्ली आप जो भी डाउट है आप मुझसे क्लेरिफाई कर सकते हो। आपको नोट्स टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों जगह मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर जैसे व्हाट्सएप पे आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है।
हाँ आगे चलते हैं, क्या बता। द इंस्क्रिप्शन ऑल्सो गिव अस एन आइडिया अबाउट द रूरल पॉपुलेशन। दिस इंक्लूड, अब क्या था जो इंस्क्रिप्शन थे ये सिर्फ हमें राजाओं के बारे में, उनके क्या लीगल टैक्स थे ये सब नहीं बताते, ये हमें वहां की थोड़ी बहुत रूरल पॉपुलेशन के बारे में भी बताया करते थे, मतलब क्या ऑर्डर हुआ करता, ब्राह्मण्स और प्रेजेंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप था, ये भी कौन बताते, ये हमें इंस्क्रिप्शन बताते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, एज वेल एज अदर हु वर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट। अब वो राजा और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, राजा कौन गिफ्ट दे रहे क्या नहीं दे रहे, ये भी हमें इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता था। एंड अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन दे वुड हैव टू ओबे द न्यू लॉर्ड ऑफ द विलेज एंड परहैप्स पे हिम ऑल द ड्यूटीज। अब बोला गया इंस्क्रिप्शन के हिसाब से ये फिक्स था कि जो भी विलेज का एक नया हेड बनेगा उसे जो टैक्स देने का काम प्रेजेंट्स करेंगे, मतलब जो भी लोग होंगे वो क्या करेंगे, उस ऑर्डर को फॉलो करेंगे और जो भी विलेज का हेड होगा उसे अपने अपना टैक्स प्रोवाइड करेंगे। और राजा क्या आएगा, राजा आएगा इन विलेजर्स से अपना टैक्स लेगा और सीधा चल जाएगा, मतलब सीधा का सीधा टैक्स उस विलेज के हेडमैन से लेगा, इंडिविजुअल जाके लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लैंड ग्रांट सच एज दिस वन हैड बीन फाउंड इन सेवरल पार्ट ऑफ द कंट्री। अब ये जो लैंड ग्रांट, जो दान देने वाली जो चीज है, लैंड को दान में दे दिया, ये हमें इंडिया के जो कंट्री के बहुत हिस्सों में देखने को मिलेगी। There were regional variation in size of land donated, ranging from small plots to vast stretch of uncultivated land and the right given to donees. अब बोला गया जो ये डोनेशन होती थी ये इक्वल साइज ऑफ लैंड की नहीं होती थी, इनमें भी वेरिएशन देखने को मिलता, कुछ के पास छोटी जमीन देखने को मिलती थी, कुछ के पास बहुत बड़ी जमीन देखने को मिलती, वास्ट स्ट्रेच ऑफ अनकल्टिवेटेड लैंड, कुछ के पास छोटी जमीन है बट कल्टिवेटेड है, कुछ के पास बड़ी जमीन है बट अनकल्टिवेटेड है, तो ये भी चीज हमें देखने को मिलती थी। और एक बार दान में दे दिया तो उस जमीन पे जो भी करने का हक किसका होगा, जो रिसीवर एंड पे है। ठीक है, किंग ने अगर ब्राह्मण्स को ये दान दे दी तो ब्राह्मण्स की मर्जी इस जमीन से जो चाहे वो करे। द इम्पैक्ट ऑफ लैंड ग्रांट इज अ सब्जेक्ट ऑफ हीटेड डिबेट्स अमंग द हिस्टोरियंस। अब ये जो लैंड ग्रांट है, जो ये जमीन का दान देना है, ये हिस्टोरियंस के बीच में क्या है, एक हीटेड डिबेटेड टॉपिक हमेशा से रहा है। Some feel that the land grants were part of strategy adopted by ruling lineage to extend agriculture to new areas. पहले जो ग्रुप है वो ये मानता है कि जो ये स्ट्रेटजी यूज करते हैं, कौन, जो किंग है ना, वो ये स्ट्रेटजी यूज करते हैं कि देखो मेरे पास जमीन है, इस पे मैं खुद एग्रीकल्चर करूं और खुद ही कमाऊं, तो इससे अच्छा मैंने ये लैंड किसी और को दे देता हूं। उससे क्या होगा, वो जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करेगा मैं उस पर टैक्स ले लूंगा, या हमारा जो एक टाइप से टैक्स भी छोड़ो, जो हमारा जो देश है, जो हमारी जो कंट्री है, उसमें क्या हो, प्रोस्पेरिटी है और फूड आइटम्स हमें देखने को मिले। ठीक है, और जगह पे हमें एग्रीकल्चर देखने को मिले, इस वजह से क्या है, वो लैंड को देते हैं कि जाओ तुम इस पे खेती बाड़ी कर लो। दूसरा क्या है, अदर सजेस्टेड लैंड ग्रांट्स वर indicative of weakening political power as king were losing control over Samantas. They tried to win allies by making land grant of land. अब दूसरा ये बोला गया है जो यहाँ पे जो किंग थे वो क्या होते हैं, धीरे करके अपनी जो पावर है वो खत्म हम ये देखने को मिलते हैं। एक मिनट टेलीग्राम व्हाट्सएप हटा दो। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो किंग्स है वो धीरे करके अपनी पावर को खोते चले जाते, तो उन्हें समानतास का भरोसा जीतना था, वो चाहते कि समानतास उनके साथ एलाय बन के रहे, इस वजह से समानतास को बड़ी बड़ी जमीनें क्या होता है, जमीनें दे रहे थे। दे ऑल्सो फील दैट किंग्स टाइड टू प्रोजेक्ट देमसेल्फ एज सुपरमैन। उन्हें ये भी लगा, हिस्टोरियंस को ये लगा कि जो किंग है ना वो अपने आप को सुपरमैन समझ जाए, मैं तो सुपरमैन, सलमान का फैन जो लेवे पंगा तो ठीक है, तो बहुत बकवास गाना है, मत सुनना तुम। तो किंग जो अपने आप को सुपरमैन समझता था, बिकॉज दे वर लूजिंग कंट्रोल दे वांटेड टू प्रेजेंट एटलीस्ट अ फैकेड ऑफ पावर। अब वो ये चाहते थे कि मैं बेशक खत्म होने वाली मेरी पावर, बट ये कहते हैं कि आखिरी सांस में भी कुछ ऐसा कर जाओ ना कि लोग मुझे एंड टाइम तक याद रखे, तो वो चीज करने की कोशिश किंग यहाँ पे कर रहे थे। लैंड ग्रांट्स प्रोवाइडेड सम इंसाइट इनटू द रिलेशनशिप बिटवीन कल्टीवेटर्स एंड सिटीज। अब लैंड किसको दी जा रही है, कितनी दी जा रही है, तो इससे क्या होता है कि कौन सा कल्टीवेटर्स राजा का कितना प्यारा है। ठीक है, तो इसके बीच में इन्हें रिलेशनशिप पता चलती थी। However, there were people who were often beyond the reach of officials and समानतास। अब हम ये देखते हैं कुछ लोग जो थे, जो मतलब कह सकते हैं कि ऑफिशियल्स और समानतास के पहुंच से बाहर थे, वो कौन कौन थे, पेस्टलिस्ट्स, फिश वॉकर्स, हंटर गैदर्स, मोबाइल सेमी सेडेंट्री आर्टिसन, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, ये कौन थे, समानतास और ऑफिशियल्स के बाहर थे, तो इनसे टैक्स वगैरह या जो
थी, नहीं लिया जाता था। या अब हंटर गैदर से तुम क्या ही टैक्स लोगे, आज यहाँ है कल वहां चले जाएंगे। जनरली सच ग्रुप्स डिड नॉट कीप डिटेल रिकॉर्ड ऑफ देयर लाइफ एंड ट्रांजेक्शन। अब ये जो ग्रुप्स है, एक कभी यहाँ है कभी वहां है, ठीक है, जो छोटे मोटे लोग हो गए, इनका एक अच्छा खासा हमें डिटेल रिकॉर्ड देखने को नहीं मिलता था कि ये कैसे जी रहे कैसे नहीं जी रहे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अब बाकी हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम ये चैप्टर मतलब ये .6 से शुरू करेंगे। कितना बचा है? .6 6 हो गया। अरे भाई मतलब कहाँ गया? 7 8। हाँ ठीक है, उसके अगली वीडियो में हमारा ये चीज खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए जय हिंद, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।